Good morning everyone. Myself Dr. Pushpa, Assistant Professor in Physiotherapy Department of RPIIT Technical and Medical Campus, Karnal. So today we will discuss the frozen shoulder. Frozen shoulder is also known as the adhesive capsulitis or the periarthritis shoulder. द इंट्रोडक्शन, फ्रोजन शोल्डर जो होता है उसको हम ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट भी बोलते हैं, जिसके अंदर क्या हो जाता है, पेन और स्टीफनेस हो जाती है शोल्डर जॉइंट की। इसका इंसिडेंस जो होता है वो 2% होता है और फ्रोजन शोल्डर जो होता है वो वुमेन के अंदर ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू मैन। 10 to 40% केसेज ऐसे होते हैं जिनके अंदर दोनों शोल्डर इन्वॉल्वमेंट होती है। लेकिन यूजुअली क्या होता है कि अगर किसी पेशेंट को बार बार फ्रोजन शोल्डर हो रखा है सेम शोल्डर में, तो ज़रूरी नहीं है कि उनको नेक्स्ट टाइम भी उसी शोल्डर में हुए। यानी कि 20 to 30% ऐसे केसेस होते हैं जिनको अपोजिट शोल्डर में भी फ्रोजन शोल्डर हो सकता है। उसके बाद आती है हमारी मसल्स। ये हम देखेंगे कि जो हमारी शोल्डर मूवमेंट होती हैं उसमें हमारे कौन कौन से मसल जो होती हैं वो वर्क करती हैं, कौन से मसल फाइबर वर्क करते हैं। जैसे फ्लैक्शन आती है, सबसे पहले शोल्डर फ्लैक्शन होती है। शोल्डर फ्लैक्शन में हमारे एंटीरियर फाइबर ऑफ डेल्टोइड, पेक्टोरलिस मेजर मसल जो होती है वो वर्क करती हैं। और एक्सटेंशन मूवमेंट जो होती है उसमें हमारे पोस्टीरियर फाइबर ऑफ डेल्टोइड एंड लैटिसिमस डोर्साई वर्क करती हैं। और अबडक्शन का मतलब होता है अवे फ्रॉम द बॉडी पार्ट। इसके अंदर हमारे मिडल फाइबर ऑफ डेल्टोइड एंड द सुप्रास्पाइनेटस मसल जो होती हैं वो वर्क करती हैं। और अडक्शन मूवमेंट में क्या होता है कि अडक्शन मूवमेंट का मतलब क्या होता है कि क्लोज टू द बॉडी कॉन्टैक्ट। इसमें हमारे पेक्टोरल्स मेजर एंड लैटिसिमस डोर्साई मसल जो होती है वो वर्क करती हैं। इसके बाद आता है लेटरल रोटेशन एंड एक्सटर्नल रोटेशन। इसमें हमारे इंफ्रास्पाइनेटस एंड टीरिस माइनर मसल वर्क करती हैं। और मीडियल और इंटरनल रोटेशन जो होती है वो उसमें हमारे सबस्कैपुलरिस एंड लैटिसिमस डोर्साई मसल वर्क करती हैं। इसके बाद आता हम कि हम कैसे परफॉर्म करेंगे अडक्शन, जो शोल्डर मूवमेंट होती हैं उनको हम कैसे मूवमेंट परफॉर्म करेंगे और हमारी जो नॉर्मल रेंज होती है वो क्या होती है। तो शोल्डर अडक्शन मूवमेंट हम कैसे परफॉर्म करेंगे, पेशेंट को बोलेंगे कि अपने शोल्डर को क्रॉस टू द चेस्ट लेके जाओ, यानी कि अपने अपोजिट शोल्डर को टच करो अपने अदर हैंड से। ये हमारी शोल्डर अडक्शन मूवमेंट होती है। शोल्डर अबडक्शन मूवमेंट की जो नॉर्मल वैल्यू होती है, नॉर्मल रेंज होती है वो 0 to 170 डिग्री होती है। तो अबडक्शन का मतलब होता है अवे फ्रॉम द बॉडी पार्ट और अडक्शन का मतलब होता है क्लोज टू द बॉडी कॉन्टैक्ट। तो अबडक्शन यानी कि अवे फ्रॉम द बॉडी पार्ट, पेशेंट को बोलेंगे कि अपने हैंड को आगे की साइड सीधा करो बिल्कुल, और सीधा करके अपने हैंड को बॉडी से थोड़ा सा दूर लेके जाते हुए अपने हैंड को यानी कि अपनी आर्म जो है उसको ईयर से टच करो। ये हमारी शोल्डर अबडक्शन मूवमेंट होएगी। इसके बाद आता है हमारा फॉरवर्ड फ्लैक्शन मूवमेंट, जिसकी नॉर्मल रेंज होती है वो 0 to 165 डिग्री होती है। तो शोल्डर फ्लैक्शन मूवमेंट हम कैसे परफॉर्म करेंगे, हम पेशेंट को बोलेंगे कि अपने जो हैंड है उसको आगे की साइड बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड करके सीधा रखो और ऊपर लेके जाओ, बिल्कुल सीधा बॉडी के कॉन्टैक्ट से सीधा लेके जाओ। ऊपर लेके जाते हुए अपनी आर्म को ईयर से टच करो। तो ये होती है हमारी फॉरवर्ड फ्लैक्शन मूवमेंट। उसके बाद आता है हमारा एक्सटेंशन मूवमेंट में क्या होता है, जो नॉर्मल रेंज होती है वो 0 to 60 डिग्री होती है। इसमें कैसे परफॉर्म कर सकते हैं, इसको हम स्टैंडिंग में भी परफॉर्म कर सकते हैं और प्रोन लाइन में भी परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे पेशेंट को बोलेंगे कि अपने हैंड को पीछे बिल्कुल सीधा करते हुए स्ट्रेट हैंड को पीछे की साइड लेके जाइए। तो ये हमारी एक्सटेंशन मूवमेंट है। उसके बाद आता है इंटरनल रोटेशन, जिसकी नॉर्मल वैल्यू जो होती है, नॉर्मल रेंज जो होती है वो 0 to 70 डिग्री होती है। इसमें हम पेशेंट को बोलेंगे कि अपने डोर्सम ऑफ हैंड को लोअर बैक पे रखो। ये हमारी इंटरनल रोटेशन मूवमेंट है। उसके बाद आता है एक्सटर्नल रोटेशन। एक्सटर्नल रोटेशन में हम इसकी जो नॉर्मल रेंज होती है वो 0 to 70 डिग्री होती है। इसमें हम पेशेंट को बोलेंगे कि अपनी जो आर्म है उसको बॉडी के कांटेक्ट में रखो और जो आपकी फोर आर्म है उसको थोड़ा सा आउटसाइड में मूव करो, यानी कि बाहर की साइड लेके जाओ। तो ये हमारी एक्सटर्नल रोटेशन मूवमेंट है।
उसके बाद आता है इटियोपैथोजेनेसिस। इटियोपैथोजेनेसिस में हमारे प्राइमरी फ्रोजन शोल्डर होता है और सेकेंडरी फ्रोजन शोल्डर होता है। जो प्राइमरी फ्रोजन शोल्डर होता है उसके अंदर 2 फैक्टर्स आते हैं। फर्स्ट इज़ द इंट्रिंसिक फैक्टर्स एंड सेकेंड इज़ द एक्सट्रिंसिक फैक्टर। जो इंट्रिंसिक फैक्टर होता है उसके अंदर क्या होता है कि जैसे जो फ्रोजन शोल्डर होता है वो 40 to 60 ईयर्स की एज के बीच में होता है, और फीमेल्स जो होती हैं उनके अंदर बहुत कॉमन होता है। लेकिन जो डायबिटीज़ पेशेंट होते हैं उसके अंदर फ्रोजन शोल्डर के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अगर किसी को कोई पेशेंट है डायबिटीज शुगर से मतलब कि सफ़र कर रहा है तो उसको फ्रोजन शोल्डर के चांसेस बढ़ जाएंगे, जो फीमेल होती हैं मोस्टली उनमें। और एक्सट्रिंसिक फैक्टर का मतलब होता है कि इसके अंदर जैसे कि ई मोबिलाइजेशन, यानी कि वो मूव नहीं कर पाएंगे शोल्डर जॉइंट, ठीक है, या फिर बॉडी मैकेनिज्म जो होगा वो फॉल्टी भी हो जाएगा, पुअर हो जाएगा, एबनॉर्मलिटी आ जाएगी उसके अंदर। उसके बाद है सेकेंडरी फ्रोजन शोल्डर। इसके अंदर क्या होता है कि जैसे रोटेटर कफ डिजीज हो सकती है कोई भी, या फ्रैक्चर्स हो सकते हैं, या फिर कैल्सिफिक टेंडेनाइटिस, या फिर कोई भी शोल्डर सर्जरी लाइक आर्थ्रोस्कोपी एंड एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट रिपेयर, या फिर ओस्टियोआर्थराइटिस, या फिर कोई भी सर्वाइकल स्पाइन लीजन हो, ऑटोइम्यून डिजीज हो, या फिर थायराइड डिसऑर्डर, चेस्ट वॉल ट्यूमर एंड पार्किंसंस डिजीज़। पार्किंसंस डिजीज़ क्या होती है, इसमें जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है ये एक डिसऑर्डर होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम का, जिसके अंदर मूवमेंट अफेक्टेड होती है। जो जिसके अंदर कौन कौन सी मूवमेंट अफेक्टेड होती है लाइक, और क्या क्या फैक्टर्स इंक्लूड होते हैं इसके अंदर, जैसे कि मूवमेंट ट्रैमर्स, ब्रेडिकाइनेजिया एंड लॉस ऑफ मूवमेंट्स। फिर आता है हमारा CVA, ये भी हो सकता है सेरिब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट, हेड इंजरी एंड मायोकार्डियल इन्फेक्शन। उसके बाद आता है सिम्टम्स। इसके अंदर हमारी 3 स्टेजेस के अकॉर्डिंग हम सिम्टम्स को आइडेंटिफाई करेंगे। फर्स्ट स्टेज आती है हमारी फ्रीजिंग स्टेज। फ्रीजिंग स्टेज में क्या होएगा कि पेशेंट को पेन होएगा शोल्डर में, और जब वो थोड़ा सा भी अपने हैंड को इनकी शोल्डर को मूव करेंगे तो उस टाइम पे उनको पेन होएगा। यानी कि कुछ टाइम ऐसा होता है कि कभी कभी उनको बहुत सीवियर भी हो सकता है, और उनको जो पेन होएगा शोल्डर में वो नाइट के टाइम पे ज़्यादा होएगा। और ये जो इसका जो फ्रीजिंग स्टेज होती है वो 6 to 9 मंथ तक हो सकती है। इसके बाद आता है फ्रोजन स्टेज सेकंड। फ्रोजन स्टेज में क्या होता है कि पेशेंट को जो पेन होएगा वो थोड़ा कम हो जाएगा, बट स्टीफनेस जो होगी वो ज़्यादा बढ़ जाएगी। यानी कि इतना पेन बढ़ जाएगा पेशेंट को कि वो अपने शोल्डर को मूव करेगा तो उसको मतलब फियर रहेगा कि कहीं कुछ मतलब पेन ज़्यादा ना हो जाए, मतलब इतनी डिफ़िकल्टी आएगी उसको अपनी ADLs करने में। ADLs मीन्स एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग, मतलब कि अपनी वो जो डेली एक्टिविटी है वो भी करते हुए डर लगेगा उसको कि भाई कहीं पेन में शोल्डर में पेन ना हुए, तो वो एक्टिविटी भी उसको डिफ़िकल्टीज होएगी करने में। ये स्टेज होती है वो लास्ट 4 to 12 मंथ्स तक हो सकती है। लास्ट स्टेज आता है हमारा थॉविंग स्टेज। थॉविंग स्टेज में क्या होता है कि इसमें हम जो शोल्डर मूवमेंट होती है हमारी उसको हम नॉर्मल रेंज लाने में मतलब ला सकते हैं। नॉर्मल रेंज लेके आने में हमें 6 month to 2 years तक लग सकते हैं थॉविंग स्टेज के अंदर। तो ये था हमारा फ्रोजन शोल्डर। तो हम अब नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हमारे डायग्नोसिस एंड स्पेशल टेस्ट और फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट। Thank you.